अच्छा, तो मोदी जी भारत के आज तक के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर है, टफ लीडर है। ये मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, क्योंकि आज तक जितने काम होने चाहिए थे, वो चाहे नेशनल पॉलिटिक्स में हो, नेशनल पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो कि हमारे फॉरेन पॉलिसी, जहाँ पर भी जितना भी काम वो किए हैं, वो काफ़ी शानदार काम रहे हैं। और मैं ये आशा करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ भारत माँ से कि भारत माँ को सँभालने के लिए, भारत माँ की सेवा हेतु ऐसे प्रधानमंत्री हमारे भविष्य में भी और आते रहे। मोदी जी के जैसा और मोदी जी से भी अच्छा अगर लीडर है, तो वो भी आए। लेकिन मुझे मोदी जी में कुछ जगह ऐतराज़ है। जैसे पहला है हिंदू राष्ट्र। भाई आप कहते हो कि मुस्लिम्स दंगे फैलाते हैं, मुस्लिम्स आतंकवादी बनते हैं, मुस्लिम्स में कट्टरतावाद बहुत है। वो सही है कि नहीं, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। तो आपकी सरकार है अभी, आप तो कर सकते थे कि मद्रासों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स वगैरह मॉडर्न मद्रासा बना सकते थे। आप कर सकते थे कि मद्रासों में असली कुरान पढ़ाई जाए। आप ये कर सकते थे कि जो कि दहशत फैलाते हैं, जो कि झूठे मौलवी मौलाना है, उनको आप अरेस्ट करके सलाखों के पीछे रख सकते थे। लेकिन आपने क्या किया, आपने हिंदू राष्ट्र हिंदुत्ववाद को अ, ऋणात्मक दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया। कैसे, मैं बताता हूं। अगर आप मुस्लिमों पर कार्रवाई करते, जो कि आपके मुताबिक सही है कि आप वो कहते हैं कि मुस्लिम ये सब गलत करते हैं, तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता हूँ पर्सनली। आप आपके मुताबिक तो आप हिंदुओं को ऐसे उकसा कर क्या मिला आपको? आपको सिर्फ यही मिला कि आप वोट बैंक राजनीति में सफल हुए। हिंदू लोग और भी एकत्रित हुए और आपको वोट देंगे, ये आपको फायदा हुआ। भाई अगर हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बन जाए तो पाकिस्तान और हमारे में फर्क क्या रहा? और मुस्लिमों को छोड़ दिए भाई, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई कितने धर्म है भाई, उनको क्या, वो लोग क्या कहानी पहुंचाते हैं हमें। अच्छा, ये एक बात रहा। दूसरा है एमपीज और एमएलएस को मिलने वाली हर तरह की कंसेशंस। मोदी जी यदि चाहते तो एमपी जो पार्लियामेंट के कैंटीन में 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए में जो स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, खाना वगैरह मिलते हैं, वो खत्म नहीं कर सकते थे। ट्रैवल अलाउंस फास्ट एसी में मिलता है, क्यों भाई? थर्ड एसी में दीजिए, स्लीपर में दीजिए। गाड़ी का पेट्रोल का इतना खर्चा, उतना खर्चा, इतना सब अलाउंसेस का क्या जरूरत है भाई? वो क्या है? वो तो जनता से चुन के आते हैं, 5 साल के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात, आप एक दिन के लिए भी एमपी और एमएलए रह जाए तो आपको साल मतलब जीवन भर आपको पेंशन मिलेगा। क्यों भाई? मोदी जी ये सॉल्व नहीं कर सकते थे? मोदी जी ये वीआईपी कल्चर खत्म नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको भी पता है अगर वो ऐसा करे तो अगले ही दिन उनका सरकार गिर जाएगा। थर्ड बात है एससी एसटी ओबीसी की, कास्ट सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम की। एक बात आप लोग दिल में हाथ रख कर बताइए, कितने ऐसे मेधावी छात्र छात्राएं हैं या सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते हैं, उनमें से जो जनरल कैंडिडेट है उनको हानि पहुंचती है इस रिजर्वेशन सिस्टम से। वो मेधावी होते हैं, लेकिन कुछ अंकों के वजह से और रिजर्वेशन के वजह से उनको वो स्थान नहीं मिलता है, उनको वहां पर जगह नहीं मिलता है। मोदी जी ये खत्म नहीं कर सकते? मोदी जी कहते हैं कि डेवलप्ड उन्नत भारत बनाना है और बाकी 25 सालों में 2047 तक ऐसे बनाएंगे। पहले क्या था? पहले कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अभी क्या है? अभी उनको ही काफी सारे उपजाति में बांट दिया गया है, एससीज, एसटीज, ओबीसीज। मोदी जी नहीं खत्म कर सकते थे ऐसे? तोड़ के भारत को एकत्रित करेंगे? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको ये भी पता है कि अगर वो एंटी रिजर्वेशन बिल पास कर दे तो उनकी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि यूपी, बिहार, यहाँ पर राजनीति होती ही ऐसी है कि जाति उपजाति के भेदाभेद में कोई प्रार्थी अगर चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसको वोट मिलता है। जैसे आप हम सबको पता है कि यूपी में यादव सब मैक्सिमम सब एसपी सपा को वोट देते हैं। ऐसे ही काफी बिहार, यूपी और काफी जगह पर ये जातिवाद का अभी भी जो वोट बैंक राजनीति है ये होता है। मोदी जी ये भी नहीं खत्म कर सकते थे, और इसलिए अभी भी मैं उनको एक स्ट्रांग लीडर, टफ लीडर नहीं कहलाता। हाँ, एक बात मुझे यहाँ पर कहना है रिजर्वेशन के मामले में,
EWS जो मोदी जी लाए हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये ही सिर्फ एक रिजर्वेशन रहना चाहिए जो कि 30% होना चाहिए। वो एग्जाम्स किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एग्जाम में हो कि कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम हो किसी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में। क्योंकि एक बात हम लोग को ये मान लेना चाहिए कि जो गरीब बच्चे हैं वो अपने पढ़ाई के पीछे या अपने न्यूट्रिशन के पीछे उतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो कि एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के घर में जो उसका जो बेटा है वो कर सकते हैं। तो इसलिए EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है ये रहना चाहिए और सिर्फ ये ही रिजर्वेशन रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या कर रहे हैं भाई बीजेपी? त्रिपुरा में तो इतने साल एक दफा तो उनको मौका दे दिया गया, कहीं वो तो नहीं दिखा रहा है कोई रिजल्ट। पहले एक बिप्लब देव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो कैसा है क्या है मैं मेंशन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज है, मैं उनको उनका क्रिटिसिज्म ऐसे नहीं कर सकता। सबको पता है बिप्लब देव कैसा था। अभी लेके बैठाया मानिक शाह को, क्या काम कर रहे भाई? बगल में ही जो हेमंत शर्मा जी है, HV शर्मा, आसाम में बढ़िया काम कर रहे हैं, दूसरा योगी कहलाया जा रहा है। अच्छा, योगी जी के बारे में भी मुझे एक बात कहना है। योगी जी इतने महान लीडर है, वो महान लीडर है, इतना सब, इतने हिंदुत्ववादी, इतने आपको इतने मतलब मोटिवेटिव बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग टफ लीडर है। यूपी में पढ़ाई के बारे में क्या बात किया भाई? पढ़ाई कैसी चल रही है यूपी में? कोई स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? कुछ खोज खबर लिए? कभी नहीं लिए, क्योंकि जो उकसाने वाली बात होती है वो हमें बड़ी बड़ी मज़ेदार लगती है। शिक्षा, अनुशासन, ये सब हमें अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक खेमका जी, IAS अशोक खेमका। उनके बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि सिविल सर्विसेज में सिविल सर्वेंट की जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी के पर्सपेक्टिव से वो एक मिसाल है, जो कि वो एक 1991 बैच के IAS ऑफिसर है और जो कि हरियाणा कैडर से बिलोंग करते हैं। और उनके 30 साल के कार्यकाल में करीब 55 बार उनका ट्रांसफ़र किया गया। वो 2012 साल में लाइमलाइट में आए जब सोनिया गांधी के सन इन लॉ रॉबर्ट वाड्रा और DLF के बीच में होने वाली डील को रद्द कर दिया था, तब वो लाइमलाइट में आए। और मेरा ये बात है कि अभी तो हरियाणा में बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार उनको अब एक ऐसा डिपार्टमेंट देकर रखा है जहाँ की उनको सिर्फ 8 मिनट का काम करना पड़ता है, दिन में प्रतिदिन 8 मिनट का काम करना पड़ता है और साल में उनको 40 लाख रुपए तनख्वाह और अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। इसीलिए उन्होंने एक लेटर भी लिखा है हरियाणा के जो CM है कि उनको विजिलेंस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाए, क्यों? जो कि विजिलेंस डिपार्टमेंट पूरे सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देखते हैं करप्शन के मामले में। अशोक खेमका जी के बारे में मैं और बताऊं तो वो एक मिसाल है ऑनेस्टी के पर्सपेक्टिव से सभी सिविल सर्वेंट के पास। और जब उनके अगेंस्ट में तत्कालीन जो कांग्रेस के CM थे हरियाणा में, वो जब उनके बारे में काफ़ी भली बुरी बात कहे थे, तब हरियाणा के जो हाई कोर्ट है, हरियाणा के हाई कोर्ट ने भी ऐसा कहा कि वी कैन नॉट क्वेश्चन हीज इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। तो इतने महान, इतने अच्छे, इतने ऑनेस्ट ऑफिसर होने के बावजूद आज बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, लेकिन फिर भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। वो एक ट्वीट भी किए थे जनवरी के महीने में पिछले साल कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय फेलो बैचमेट्स फॉर बीइंग प्रमोशन टू द सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उन्होंने वहाँ पर एक छोटे से लाइन में अपना दुख भी जताया था कि उनको ये मौका नहीं दिया गया। क्यों भाई? मोदी जी तो है, मोदी जी को अशोक खेमका जी के बारे में नहीं पता? मोदी जी PMO संभालते हैं, PMO के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग आते हैं, जो कि पूरे सब IAS पूरे देश भर में जितने भी सिविल सर्वेंट्स है वो IAS IPS IRS कोई भी ऑफिसर हो उनको ट्रांसफर वगैरह सब कुछ संभालते हैं। DOPT नहीं कर सकते थे, अशोक खेमका जी का प्रमोशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि सभी राजनीतिक दल को ऑनेस्ट ऑफिसर्स पसंद होते हैं एक्सेप्ट व्यतीत उनके सरकार में। ये एक बड़ी अच्छी बात, मैंने रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज देखा था खाकी, जो कि वो बिहार डायरीज जो अमित लोढ़ा जी का लिखा हुआ था उनसे उसके ऊपर बनाया गया ये वेब सीरीज खाकी। इसमें मैं सुना था, मैं एक बार और दोहराता हूँ, सभी राजनीतिक दल ऑनेस्ट ऑफिसर्स पसंद करते हैं सिवाय उनके सरकार में। तो मोदी जी यहाँ पर भी
ऑनेस्ट ऑफिसर्स को प्रायोरिटी देने में भी फेल कर गया, इसलिए मैं अभी भी उनको स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बताता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो पठान मूवी में जो कंट्रोवर्सीज हुई, ये पूरा है कि फेक हिंदुइज्म और फेक जो हिंदू राष्ट्र के लिए जो उकसाना, वोट बैंक के लिए जो उकसाना शुरू हुआ है हमारे देश में, हिंदू जो कि संयम बरतते हैं शास्त्र और शस्त्र दोनों की, मैं कट्टर हिंदुत्ववादी हूँ भाई। मुझे हिंदुत्व की महिमा गरिमा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं श्री कृष्ण के लिए मैं खुद को विलीन कर चुका हूँ। मैं इस्कॉन से जुड़ा रहता हूँ, मैं रामकृष्ण मिशन से जुड़ा रहता हूँ। तो मुझे भाई कृपा करके वो जो हिंदुत्ववादी जो की है उनके बारे वो हमें कृपा करके ना समझाने आए। ये मेरा उनसे हार्दिक उनसे एक अनुरोध रहेगा। अच्छा, जो पठान मूवी के लिए जो भगवा वस्त्र पहने हुए थे दीपिका पादुकोण और उसको कुछ मार रहे थे शाहरुख खान मूवी में, क्यों भाई? उसको लेकर क्या कंट्रोवर्सी हुई? ये भाई हिंदुत्व को निचला रहा है। सीधी बात कर रहे हैं हम, ये हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है इनको निचला रहा है। भगवा रंग पहन के उसके ऊपर कोई नहीं मार सकता था। भगवा रंग का कोई पेटेंट लेकर रख लिए है हिंदुत्ववाद। और अभी जब पूरी मूवी रिलीज हुई वहां पर दिखाया गया कि नेशनलिज्म था उस मूवी में। एक स्पाई एजेंट पूरे देश को बचा रहा है। शाहरुख खान स्पाई एजेंट है, वो देश को बचा रहा है। क्यों? उसके ऊपर उसको अपने जो स्टेटमेंट्स थे, पिछला स्टेटमेंट्स, उसको वापस नहीं ले सकते थे। मोदी जी का सरकार ही तो था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का जो होम मिनिस्टर है वो क्या मिनिस्टर है, मिनिस्टर स्पेलिंग भी शायद नहीं पता होगा, अगर पता भी हो सकता है, मैं उसके ऊपर भी कमेंट नहीं करूंगा। तो इसके ये सब फेक और चीप लेवल का कंट्रोवर्सीज मोदी जी नहीं रोक सकते थे। ये मैं सिर्फ एक उदाहरण दिया पठान मूवी का, कि जिससे कि ऐसे काफ़ी सारे जो है उसका वो जो कंट्रोवर्सीज है ये सब देश भर में चलते रहते हैं, जिससे कि वो उनका जो वोट बैंक की राजनीति है वो गर्मा हुआ रहे। अच्छा, नेक्स्ट बात है डिफेंस। एक छोटा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि एक क्लास में काफ़ी सारे बच्चे, मान लीजिए 30 बच्चे पढ़ते हैं और एक एग्ज़ाम लिया गया, उसमें से 50 अंक का एक एग्ज़ाम लिया गया। अच्छा, उसमें से सिर्फ एक बच्चे को 40 मिला है और बाकी सभी बच्चों को 15 या 15 से कम मिला है। तो एक बात आप बताइए, जो द्वितीय स्थान अधिकार करेगा उसको कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। लेकिन क्या वो अच्छा अंक लाया? नहीं लाया। एकदम एक ही बात है, हमारा जो डिफेंस है वो आज के दिन में पूरे विश्व में चौथा स्थान अधिकार करता है। लेकिन ये बात हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग यूएस, चाइना और रशिया से बहुत ही ज्यादा पीछे है। हम लोग वाकई चौथे स्थान पर आते हैं। इसमें हमारी जो कंट्रीब्यूशन है उससे ज्यादा बाकी सब देशों का कंट्रीब्यूशन है कि वे सब हमसे पीछे है, वे सब हमसे काफी कम है, इसलिए हम लोग चौथे स्थान पर है, ना कि हम लोग काफी ऊपर है इसलिए चौथे स्थान पर है। ये देश की जनता को समझनी चाहिए। अच्छा, मोदी जी काफी अच्छा काम कर रहा है, ये मैं इनकार नहीं करूंगा। जैसे कि स्वदेशी विमान, तेजस, डीआरडीओ, ये सब का काफी और काफी सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स, इंडिजिनस प्रोडक्शन हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। लेकिन क्या भाई एमका डील के बारे में क्या है? MMRC 2.0 डील के बारे में क्या है? अभी एयरफोर्स चीफ आए दिन बताते रहते हैं कि अगर 2 फ्रंट वार हो गया तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। 21 स्क्वाड्रन है, हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक बार तो सरकार ये भी सोच रहा था कि जो रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड स्क्वाड्रन की संख्या है वो हम लोग घटा दें, लेकिन एयरफोर्स चीफ डट कर खड़े रहे, वो घटाने नहीं दिए। तो यहाँ पर डिफेंस के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर तो हमें भारत को बनाना ही है। मोदी जी उस पर काम कर भी रहे हैं, और भी ज़्यादा काम करना चाहिए, जिससे कि हम लोग एक लेवल प्लेइंग जगह पर आ सकते हैं। और जो अभी भी हमको पूरा जो MMRC 2.0 डील है और एमका डील है, एमका डील को बहुत जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, और MMRC 2.0 डील को जल्दी से जल्दी साइन कर लेना चाहिए। कौन सी स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं तो MMRC 2.0 डील जब आप साइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं अभी भी उनको स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं कहता। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी के मामले में भारत का डंका बहुत बचा है। भारत का जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, भारत का जो जितना भी रुतबा है वो आज पूरा विश्व देख रहा है। मैं इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और जो भारत का जो सम्मान मर्यादा मोदी जी ने और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जैसे एक होनहार और अभिज्ञ विदेश मंत्री हमें मिला है, ये हमारी बड़ी सौभाग्य है। लेकिन
मैं कुछ बिंदुएं यहाँ पर भी मार्क करना चाहता हूँ। जैसे ईरान ने जो 2009 में फरजाद बी गैस पाइपलाइन में हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करके धोखा किया था, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करके, वो आप क्यों ईरान के साथ नहीं उठाते हैं? ईरान के साथ नहीं उठाते हैं। वहाँ पर एनजीसी विदेश $100 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। क्यों आप उनसे ये बात नहीं उठाते हैं? आपका इतना रुतबा है, इतना डंका है, आप तो नहीं बता सकते। अगर उनका वो इधर नहीं मानते हैं तो आप चाबहार क्यों डेवलप करते हो? और यदि चाबहार डेवलप करते हो तो उनसे ऑयल भी परचेज करो। एक तरफ आप चाबहार डेवलप करते हो, दूसरे तरफ आप ऑयल नहीं परचेज करते हो, और हम पे 106, 107, 110, 114 रुपए का पेट्रोल का कीमत लगा के बैठे हो। कौन सी फॉरेन पॉलिसी की काम आ रही है यहाँ पे? और उधर कुछ हाल ही में कुछ दिन पहले चाबहार में चाइना को भी एंट्री दे दिया। इधर श्रीलंका को हम लोग इतना मदद करते हैं, ये श्रीलंका तो हमारी बात नहीं सुनी। बांग्लादेश, भूटान भी अभी हाथ से थोड़ा थोड़ा जा रहा है। नेपाल में फिर से कम्युनिस्ट सरकार आ गया। इतना देश विदेश में हमारे डंका बजा रहे हैं, हमारे बारे में इतना कुछ हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, हमारे पड़ोसी में कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या बात है भाई? कौन सी स्ट्रांग लीडरशिप? टर्की जो अभी हाल ही में ठरकिया रहा है ये एर्दोगान के शासनकाल में, भारत क्या कर रहा है? तो कहाँ भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है साइप्रस और ग्रीनलैंड के साथ? ग्रीनलैंड का जो पीएम है काइरियाकोस मित्सोताकिस, वो कितना बार कह रहे हैं कि हमारे साथ पार्टनरशिप बिल्ड करे, हमारे साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करे। इजिप्ट को बुलाने का क्या तात्पर्य था भाई? रिपब्लिक डे में ग्रीनलैंड को, ग्रीस को बुलाते, टर्की उधर पूरा सट जाता, डर के मारे वो ठीक हो जाता भाई, कुछ तो लाइन पे आता। अभी हाल ही में उसका इलेक्शन भी है, एर्दोगान को फिर से चुन के आना भी तो है। ग्रीस को बुलाते रिपब्लिक डे में। इजिप्ट का इतना क्या, सुएज कैनाल के लिए क्या मामला है? स्ट्रांग लीडरशिप अभी भी नहीं है। आप जनता हमें सरकार दे, हम दिखाएंगे स्ट्रांग लीडरशिप किसे कहते हैं। तो यही सब कुछ कारण है, और भी काफी सारे कारण हैं, जैसे कि ओआरओपी का केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। जब भी डेट आता है हियरिंग का, तभी सरकार बोलते हैं कि हमें और समय चाहिए, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। CAA NRC बिल तो पास कर दिए, लेकिन लागू कब से होगा? मैं अभी भी दिल में हाथ थमाए बैठा हूं कि कब मेरे मतुआ समाज के जो दोस्त लोग हैं उनको नागरिकता मिलेगी। एक और बात, कैसा स्ट्रांग लीडरशिप है, कैसा हिंदुत्ववादी सरकार है, ये आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि पाकिस्तान से आए जितने भी हिंदू शरणार्थी यहाँ पर आए थे, उनमें से कुल 5% लोगों को ही नागरिकता मिल सकी, और बाकी सब फिर से मजबूर होकर पाकिस्तान लौट गए हैं। जिसके लिए मैं अभी भी मोदी जी को स्ट्रांग लीडर नहीं मानता हूं। हाँ, वो कंपैरेटिवली तुलनात्मक स्ट्रांग है दूसरे लीडर्स के, दूसरे जो अभी अवेलेबल लीडर्स है उनके तुलना में स्ट्रांग लीडर है, लेकिन वो उनको अगर इंडिविजुअली काउंट किया जाए तो वो अभी भी स्ट्रांग लीडर नहीं है। वो अभी भी काफी सारे डिसीजंस, काफी सारे सिद्धांत नहीं ले सकते हैं, और हमें भारत को और भी एक स्ट्रांग लीडर चाहिए जो कि और भी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।